आज मैं मेक मी स्टार के स्टूडियो में एक विशिष्ट मेहमान का स्वागत करना चाहूँगा। ही इज़ माई फेलो गनर और आप सेना मेडल गैलेंट्री से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कमेंडेशन से सम्मानित हैं। Thank you. वेलकम कर्नल। Thank you very much, sir. Thanks a lot. और कर्नल विनीत देव ने ये किताब लिखी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किताब का नाम है स्पाइन टू वेड। और कर्नल विनीत, इस किताब के टाइटल को जानने के लिए मुझे गूगल करना पड़ा और कितना अच्छा इम्प्रेसिव इसका कवर पेज बनाया है आपने, बहुत अच्छा लगा। Thank you very much, sir. अब मैं जानना चाहूँगा स्पाइन टू वेड का मतलब क्या है, आप ही बताइए। सब पहले तो बुक का पूरा टाइटल जो है वो है स्पाइन टू वेड, लीडिंग जनरेशंस टू थ्राइव. So title is Spine to Wade, and there is a subtitle. It says Correct. Leading Generations to Thrive, because this book is for generations across, so many generations. Spine to Wade किताब मैंने पहले लिखी थी और इसका टाइटल एक्चुअली फाइनलाइज हुआ बाद में. एंड इस टाइटल के लिए अगर कोई मैं क्रेडिट दूं किसी को तो आई भी शायद गनर हैं तो आप भी जानते होंगे उनको. ब्रिगेडियर एस.के. चैटर्जी हैं. जो भारत शक्ति में ही इज द चीफ एडिटर एट द मोमेंट, एंड ही वाज माय कमांडर. वो पहले मेरे कमांडर थे, मेरे गुरु भी हैं. तो मैं उनके साथ जब किताब डिस्कस कर रहा था, दैट्स अ टाइम दिस टाइटल केम अप. तो स्पाइन टू वेड एक्चुअली दिस इज अ मेटाफर. नाउ दिस मेटाफर जो है ये बेसिकली दो वर्ड से बना है, स्पाइन और वेड से. So spine basically comes to me because of my background from the army. उस बैकग्राउंड से आता है क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर्स स्ट्रांग होते हैं, सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होता है. सो योर डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी स्ट्रांग. एंड एक बार आप जब एक डिसीजन ले लेते हो देन यू डोंट गो बैक ऑन डिसीजन. आप सिर्फ उसको फुलफिल करने के लिए बात करते हो. तो योर स्पाइन एक्चुअली कम्स फ्रॉम देयर बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में गया, नाउ आई एम वर्किंग इन द कॉर्पोरेट फॉर लास्ट 13 years. And how long you work for? 27 years, 28 years in the army. Great. So there I realized that spine alone doesn't work. Correct. Because वहाँ पे pressures अलग हैं, वहाँ पे commitment अलग है, वहाँ पे you have people who have influences on decision making. वहाँ आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है. आपको एक डिसीजन के लिए डिस्कशन पर डिस्कशन एंड देयर आफ्टर सो मच दैट हैपेंस. तो आपको स्लोली यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ. आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, आपको मैलेबल होना पड़ता है. तो आपको स्लोली, जैसे पानी में हम वेड करते हैं ना, सो आई रियलाइज दैट लीडरशिप अगर मैं बोलूं तो उसके लिए प्रिंसिपली स्पाइन टू वेड, दोनों स्पाइन एंड वेड आपके लिए मॉरल कंपस भी है और एक असेंशियल लीडरशिप क्वालिटी भी है जो एक लीडर के लिए दोनों के होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल सही. अगर आप खाली हुक्म देके अगर आप सिविल लाइफ में बाहर काम करेंगे, किसी कॉर्पोरेट में बिजनेस के साथ काम करेंगे, तो यू मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन बिकॉज वहाँ आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, एजुकेटेड, पढ़े लिखे तो छोड़िए, बट देन मोर स्किल्ड देन यू, वो लोग हैं. सो आपको ये समझ के चलना है that you have to get everybody together. So you have to be, adjusting, but your value system and your morals, they come from spine. Spine comes from there. Yeah, spine comes from there. So that's how. Just talking about the cover, actually, this cover has been beautifully designed by a gentleman called Madhav Mahajan. Madhav has basically, he's an industrial photographer and a marketing genius. And his studio is M Studio, and he's from Lucknow, and incidentally is my son-in-law. So he told me, Pa, I will design this thing, and so he designed the and this basically shows the transition from it's very well depicted. That's why I asked. That's how it is. Okay. And tell me, इस किताब को लिखने का आइडिया कैसा है और कब आया? Yeah, I'll tell you, sir.
बुक लिखने का आइडिया तो बहुत टाइम से था, बिकॉज दिस इज वन थिंग, आप भी जानते हैं सर, एक फौजी आदमी जो होता है वो मेमोइर से कमी हाँ नहीं वो है। किताब लिखना तो उसके दिमाग में होता ही है। आई थिंक ये हमारे वो शुरू में डाल दिया जाता बहुत से है। रेजिमेंटल हिस्ट्री लिखी है हम लोगों ने। हाँ वही ना सर, हम रेजिमेंटल हिस्ट्री लिखते हैं और कई चीज़ें एक्सरसाइजेस लिखी इतनी Exercise. सारी, सो एक ही होता है कि हाँ किताब तो लिखनी है, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट देन इसका आइडिया तो मुझे तभी आया व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द कॉर्पोरेट, Okay. बिकॉज वहाँ लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। Mhm. हम अपने आप को वेरी फ्रैंकली सर वी रोमांटिसाइज विद आवर पास्ट इन द आर्मी, राइट, वो हमारे लिए रोमांस है, लेकिन उस रोमांस में हम सारी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते। Exactly. एंड आई रियलाइज कि जब मैं कॉर्पोरेट में गया तो मुझे लगा कि वो रोमांस वहीं छोड़ देना चाहिए। अब आपको नई लाइफ में आए हो, सो देर आर सो मच दैट इज डिफरेंट एंड यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम जीरो. So the transition which took place and the kind of things that I faced in the corporate, वो मेरे lived experiences हैं। मैंने leadership को कैसे adapt किया, आर्मी leadership से I came to the corporate leadership. How did I adapt it? Keeping the values and the moral compass alive. So that's the time I thought, no, I must write. तो बस वहाँ से ये आइडिया था मेरे दिमाग में, and then I realized that there's so much that I have learned in the corporate, so why not now write it? So it took me about 9 months to write this book, and that's how this whole thing came up, sir. Fantastic. तो शुरू से शुरू करते हैं। As you say, ग्रोइंग स्पाइन, ठीक है। एंड आप व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे कि अपने जो आर्मी लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट जिसने आपको बताया कि भाई लीडरशिप की क्या वैल्यू होती है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, रिस्क टेकिंग वगैरह वगैरह, कुछ कोई इंसिडेंट बताना चाहेंगे? sir, I think you're also aware, but our leadership starts from the very first day, or the lessons in leadership start वो पहले दिन से ही, जब आप अपनी यूनिट में पहुंचते हो। करेक्ट। वो उसके पहले के तो उससे पहले भी शुरू हो जाते हैं, उसके पहले तो टीचिंग होती है। उससे पहले तो टीचिंग, यू आर डूइंग रिहर्सल्स बट एक्चुअली। आई थिंक मेरे लिए सबसे जो एक गट रेंचिंग लेसन्स थे वो आए सर जब मैं वायोस करके 86 में आई गॉट कमीशन इन 85 दिसंबर, और 86 में 87 फर्स्ट वीक में जब मैं वापस आया जनवरी में, उसके बाद में मेरे सीईओ ने मुझे भेज दिया सीधा सियाचिन ग्लेशियर, एंड वो मेरे लिए वाज लाइक आई वाज स्टिल सेकंड लेफ्टिनेंट। हम लोग उन दिनों में सेकंड लेफ्टिनेंट आते थे, तो आई वाज स्टिल सेकंड लेफ्टिनेंट एंड आई वाज सेंट टू द सियाचिन, एंड आई वाज देयर विद अ स्मॉल सेट ऑफ पीपल, 8-10 लोग थे इन्फेंट्री के 10 सिख थे वहाँ पे उस टाइम पे। वहाँ जो मैंने देखा, आई रियलाइज, एंड दोज वर माई, एक्चुअली दैट गेव मी द नॉर्थ स्टार, जो हम नेविगेशन में बोलते हैं ना, नॉर्थ स्टार के हिसाब से चलो, बैटल नोक्लेशन। बिल्कुल मेरे को वो नॉर्थ स्टार वहाँ मिला लीडरशिप का, कि अगर लीडरशिप सीखनी है तो यहीं से है, एंड वो वही हुआ। वो ये हुआ कि लीडरशिप हुक्म देना नहीं है, इट्स नॉट अबाउट गिविंग ऑर्डर्स, लीडरशिप इज नॉट इवन कमांडिंग, राइट? आपको वो लीडर क्यों मानेंगे, आपको ये समझने की जरूरत है। तो मेरे लेसन सारे वहीं से आए, और वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं आपके ऑर्डर। बिल्कुल, वो भी इसलिए डालेंगे सर, अगर आप अपने आप को उनके बराबर या उनसे बेटर प्रूव करेंगे तभी डालेंगे, नहीं तो दे विल नॉट टेक। देखिए आप अफसर हैं, दे विल स्टिल टेक केयर ऑफ यू, बट दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू एज अ लीडर। सो इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, एंड यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट। आपको वही जेरिकेन अपनी बैक के पीछे रख के उनके साथ साथ आगे चलना है बर्फ के अंदर। यू हैव टू वॉक फ्रॉम द बेस कैंप टू द पोस्ट तक तो आपको पैदल जाना ही है। रास्ते में वो अगर जैम पानी पी रहे हैं तो आपको भी जैम पानी पीना ही है। वही खाना उनके साथ आपको बेल के रोटी उनके साथ बैठ के बनानी है। There's so many incidents which took place in Siachen. I realized that leadership lessons actually came from the ground. किताबों से नहीं आते सर leadership lessons. Leadership lessons come from your, living those lessons on the ground, and it started there. फौज में तो ये सब कुछ हुआ ही, फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट में मैंने ये रियलाइज़ किया कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कॉर्पोरेट में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी जो आपको लीडरशिप लेसन्स हैं वो आपको अपनी टीम से, अपने लोगों से, वहाँ से सीख के ही ऑन द ग्राउंड समझ में आता है। अगर आप ये सोचें कि यू आर देयर ओनली टू गिव ऑर्डर्स एंड कमांड एंड कंट्रोल, इफ दैट इज लीडरशिप, इट कम्स फ्रॉम योर रैंक, आपके रैंक से या आपके डेजिग्नेशन से। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो मेरी सब मानेंगे, तो इट डजंट कम फ्रॉम देयर।
अब एक छोटा सा इसमें, क्यों आपको सेना मेडल मिला जी। गैलेंट्री के लिए? छोटा सा वो बताइए कि कैसे जो है मिला, क्यों मिला, क्या किया सेना था? मेडल मुझे मिला सर इन CHN itself. ओके, So it happened in 87. उसी पहले दौर में ही या दूसरे दौर में? पहले शॉट में ही। पहले शॉट में ही। बना सर तो गुड शूटिंग। दैट्स व्हाट आई कैन अब से। आप समझ सकते हो कि Yes. टारगेट राउंड जो है वो इसीलिए मुझे दैट वाज अ टारगेट राउंड, मेरे लिए वो बहुत बड़ा टारगेट राउंड था। बहुत बढ़िया। तो आई गॉट माई सेना मेडल, रिकमेंडेड फॉर सेना मेडल देयर इटसेल्फ। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि एक पोस्ट पे हम लोग थे एंड आई लॉस्ट 2 men। तो वो एक दिल में बहुत बड़ा सबके था कि हम 2 लड़के हमारे उसी पोस्ट के शहीद ऊपर हो हमारे गए। सामने वी लॉस्ट देम। तो उसके 10-12 दिन 15 दिन के बाद में द एनिमी स्टार्टेड फायरिंग वेरी हेविली ऑन आवर पोस्ट। एंड उस पोस्ट में ये हुआ कि उस फायरिंग में ये हुआ कि आई ऑल्सो गॉट इंजर्ड। आई गॉट अ बुलेट इंजरी एंड आई गॉट सम स्प्लिंटर इंजरीज इन माई बॉडी। नहीं, एक मिनट, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, जो दर्शक जिनका मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, जिनको इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप वहाँ पे गए थे आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन had पोस्ट gone as an- ऑफिसर का Yes, sir. काम करने के लिए, बिल्कुल। और जो लोग थे आपके साथ में वो वो infantry के थे, इन्फेंट्री के sir। थे, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और ऑफिसर के नाम पे आप अकेले थे, बाकी सारे आपके बाकी पास कोई में नहीं थे? थे। हाँ, बिकॉज जवान। छोटी सी पोस्ट थी, तो इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे, उसमें उनका जेसीओ साहब थे जैसे? और बाकी 9 जवान थे उनके। एंड आई वाज द आर्टिलरी ओपी ऑफिसर, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर। बेसिकली मेरा काम था आर्टिलरी फायर को डायरेक्ट करना बिल्कुल। ऑन द एनिमी पोस्ट। एंड तो बट वो फायरिंग जब हुई, बहुत सारी फायरिंग हुई, बहुत कुछ वहाँ पे हुआ, तो उसके दौरान आई सफर्ड इंजरीज एंड आई वाज डायरेक्टिंग। मैं उस टाइम पे फायर डायरेक्ट कर रहा था। कि गोला कहाँ पहुँचाना है? हाँ, गोला कहाँ डाले जाएगा, उनकी पोस्ट के ऊपर गिरना है और उसको बर्बाद करना है। तो मैं आई वाज एक्सपोज्ड। मतलब हम अब आप अंदर से, बंकर के अंदर से तो नहीं, बर्फ के बंकर थे, तो आप बंकर के अंदर से तो नहीं आप बैठ कुछ के नहीं कर सकते, तो आपको बाहर निकलना ही पड़ता। दूरबीन लगा के देखना ही है। हाँ, और वो एनिमी की जो पोस्ट थी वो ज़्यादा दूर थी नहीं, वो भी अपने बाइनोकुलर नाइट विजन लगा के देख रहे थे, हम भी नाइट विजन लगा के देख रहे थे। तो जो बेनिफिट उनके पास था वही बेनिफिट हमारे पास था। तो बस उस दौरान में आई गॉट अ बुलेट इंजरी एंड देयर आफ्टर जो आर्टिलरी राउंड उनका था वो कोई 20-30 मीटर दूर हमारे से गिरा, उसमें आई गॉट स्प्लिंटर इंजरीज। तो जब ये सब कुछ हुआ तो दे ट्राई टू इवैक्यूएट मी, बट अब वही होता ना सर कि किस्मत अच्छी थी, तो दिमाग में भी कुछ ये था कि नहीं, अब यहाँ तक है तो फिर कुछ तो करो। So we continued firing and we continued firing till the time I almost lost consciousness. तो ये लोग फिर मुझे इवैक्यूएट किया इन्होंने कंपनी हेडक्वार्टर्स। तब तक मेरे को थोड़ा सा कुछ होश आया। जब होश आया तो मैं उस टाइम पे एफआरपी होती है सर, एक छोटी सी हट होती है जो प्री फैब्रिकेटेड हट होती है, उसमें एक डॉक्टर साहब थे और कंपनी कमांडर साहब थे। तो ये लोग मुझे ट्रीट कर रहे थे उस टाइम पे, फर्स्ट एड वगैरह दे रहे थे। सबसे पहली मेडिकल एड आपको फर्स्ट मेडिकल एड जो थी ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे के बाद में जब ये मिली, तो जब मैं वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा था तो मुझे रेडियो पे सुनाई दिया कि मेरी ही पोस्ट के ऊपर, क्योंकि अब आर्टिलरी फायर बंद हो गया था, मैं तो निकल गया था वहाँ से, तो आर्टिलरी फायर जो था वो बढ़ गया मेरी पोस्ट के ऊपर। नाउ दिस वाज समथिंग जो एकदम से आई गॉट अ फीलिंग कि नहीं, आई एम फीलिंग इन माय ड्यूटी, मैं तो अपना काम ही नहीं कर रहा हूँ। सो विदाउट इवन हैविंग अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑन द एनिमी पोस्ट, मैंने फिर वहाँ से आर्टिलरी फायर को डायरेक्ट किया एंड आई गॉट इन टच विद, अब आप जानते होंगे सर, जनरल अनूप जामवाल, जो लेटर आर्मी कमांडर बने थे नॉर्दर्न कमांड के। वो उस टाइम पे सीओ थे, जो यूनिट थी नीचे, वो लाइन पे आ गए। जैसे ही वो लाइन पे आए तो एक, वो फुल कर्नल थे उस टाइम पे एंड मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, तो एक अजीब सा एक अंदर से वो हुआ कि यूनिट का सीओ आया, तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ रेडियो पे बोली, बेटा तेरे को क्या चाहिए? आज सर ऑल अवेलेबल, मतलब आप समझ रहे होंगे ऑल अवेलेबल मतलब सारी गन्स चाहिए, जितनी गन्स है। सो बस वही था उस टाइम पे। हम आर्टिलरी फायर डायरेक्ट करते रहे एंड टिल द टाइम आई लॉस्ट माय कॉन्शियसनेस अगेन एंड लकीली वो फिर बाद में पोस्ट थोड़ा मुझे पता लगा कि डिस्ट्रॉय भी हो गई थी एंड आई वाज इवैक्यूएटेड। अगले दिन फिर मुझे बाय एयर इवैक्यूएट किया। सो आई थिंक फॉर दिस एंटायर थिंग जनरल जामवाल recommended me for the award. Great. And what about Chief of Army Staff?
ओह commendation? सर ये मेरे को मिला इन सेंट्रल कमांड. Mhm. आई वाज द कर्नल डिसिप्लिन एंड विजिलेंस. Okay. सो वहाँ जो मैंने सेंट्रल कमांड में काम किया इन डिसिप्लिन एंड विजिलेंस, Mhm. उस काम के लिए आर्मी कमांडर रिकमेंडेड मी फॉर द चीफ्स दिस थिंग सर. ये जो बैटलफील्ड के एक्सपीरियंसेस हैं वो कॉर्पोरेट में कैसे जो है आपने अप्लाई किए? देखिए सर, लीडरशिप के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम हैं. हम्म. The principles do not Change. differ. हम्म. The only thing is how you look at the problem. हम्म. So far as the corporate is concerned, उनके constraints फर्क है. हम्म. तो जब उनके constraints आपको नहीं समझ में आते तो आपको ये लगता है कि जो principles हैं वो apply नहीं हो सकते. करेक्ट. उनके जो constraints हैं वो ये हैं कि lives के अलावा हम्म. आर्मी में तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिंदगी होती है, लाइफ होती है किसी, यू आर जो भी डिसीजन आप लेते हो उसकी. वहाँ कॉर्पोरेट में आपकी बेसिकली लाइवलीहुड के बारे में बात हो रही होती है. हम्म. और लाइवलीहुड डिपेंड करती है आपके बिजनेस के ऊपर, और आपका बिजनेस डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आपके कस्टमर के ऊपर. बिल्कुल. तो जब ये आपको ये गेम समझ में आ जाती है तो आपको उस प्रॉब्लम को, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको कस्टमर, प्रोडक्ट, पीपल, ये तीन चीज़ों को आप ट्रायंगल को अगर आप समझ जाते हो कॉर्पोरेट में, आपके पास बेचना क्या है. लाइक आई एम फ्रॉम एन आईटी प्रोडक्ट कंपनी, तो मेरा प्रोडक्ट मेरे लिए सर्वोपरि है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है. मेरा कस्टमर मेरा गाइड है, वो चाहिए हो तो मैं उसको वो दूंगा, और तीसरा जो मेरा आदमी डिलीवर करने वाला है. तो बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीडरशिप प्रिंसिपल्स थे आर्मी के, वो मैंने सिर्फ इन तीन चीज़ों को समझ के लगाया है. तो उसमें मैंने कस्टमर के पास जाके भी समझना शुरू किया, वहाँ भी काम किया, और मैंने अपने प्रोडक्ट टीम के साथ भी काम किया, और मैंने लोगों के पास कल्चर के ऊपर काम किया. तो दैट इज़ हाउ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप वाज अप्लाइड बाय मी इन द कॉर्पोरेट लाइफ सर. You see, battlefield, fog, corporate chaos, both are quite similar that way. एब्सोल्युटली. So, transition from battlefield fog to corporate chaos, how difficult or easy Yeah. was it for you? आई बी वेरी फ्रैंक विद यू सर. एक वक्त था जब मैंने 2013 में जब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, तो शुरू में मुझे लगता था दैट यू नो द ग्राउंड इज शिफ्टेड अंडर माय फीट. मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई. क्यों? क्योंकि वो मेरा फेमिलियर ग्राउंड नहीं था. अब 28 साल आपने एक जगह पे काम किया है और आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, आपको उसका स्ट्रक्चर पता है, आपको ये भी पता है कि वहाँ गलती होती है तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहाँ ये समझ में आता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्मी फॉर दैट मैटर, या किसी भी फॉर्मेशन का, किसी भी यूनिट का, वो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सबके लिए सेम होता है. करेक्ट. है ना. जैसे आप लड़ाई में जाते हो तो आपका इरादा जो होता है वो पूरी यूनिट के लिए सेम होता है. बिल्कुल. आज 6 सिख 0.4879 पे रात को 2 बजे तक कब्जा करेगा, बस. तो ये इरादा सबके लिए सेम है. अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को. नहीं. तो बस यहाँ फ़र्क आ जाता है सर. जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो वहाँ अलग अलग तरीके के सोच है. वहाँ एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेशन. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आर्मी में वी हैव अ लॉट ऑफ कंटिन्यूटी. आपने इतने साल काम किया है ना, तो और कोई जो भी आएगा वो सिमिलर ट्रेनिंग लेके काम करेगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके साथ एडजस्ट करने में. यहाँ क्या है जी, रोटेशन ऑफ पीपल इन द कॉर्पोरेट इज़ वेरी फास्ट. हर साल 1.5 साल में आपने उसको सिखाया, वो लड़का ही गायब हो जाता है. बिल्कुल. बिकॉज वो छोड़ देता है. तो जो प्रिंसिपली ऑब्जेक्टिव सेम रखने वाली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वही हम मार खाते हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट में. वाई? बिकॉज एवरीबडी कम्स विद हिज ओन एक्सपेक्टेशन. ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेक्टेशन है अगर वो कल्चर में एम्बेडेड नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है. तो ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था सीखना, कि मैं तो ये सोच के आया था कि भाई एक बार ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया फिर तो बैश ऑन रिगार्डलेस चलते रहिए. बिल्कुल. लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है. वहाँ आप जब ऑब्जेक्टिव लेते हैं उसको किस तरह से यूनिट ऑब्जेक्टिव, सब यूनिट ऑब्जेक्टिव, टीम ऑब्जेक्टिव, और उसके नीचे फिर वो जो देर रियलाइज्ड कि ये तो इनके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में बन सकता है. तो फिर हमने उसको उनकी KPIs जो होती हैं, की इंडिकेटर्स होते हैं, उसके अंदर डालना शुरू किया, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो इनका, वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज था.
दूसरा चैलेंज मुझे ऑनेस्टली ये मेरा अपना पर्सनल चैलेंज था, ये किसी का नहीं था। नहीं, लेकिन ये इस टाइप के चैलेंज उन सबके लिए लागू हैं जो सर ये आर्मी या फौज छोड़ करके सर्विसेज छोड़ करके जब कॉर्पोरेट में आते हाँ, हैं, ये सबके लिए हो सकते कॉमन हैं है। कि आप इसको किस तरह से समझते हैं। ऑब्वियसली ये चैलेंज सबके लिए हो सकते हैं। आई एम श्योर यू नो एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर अ लॉन्ग करियर इन द कॉर्पोरेट, उसको ये चैलेंज पक्का मिलेगा। मिलेगा। यू नो बिकॉज पावर डायनामिक्स फर्क होते हैं वहाँ पे, ऑफिस पॉलिटिक्स बिल्कुल फर्क होता है। आप और मैं बैठ के, आप सीईओ हैं, मैं आपका वाइस प्रेसिडेंट एचआर हूँ, मैं आपके पास आया, आपके साथ बैठ के मैंने फाइनल कर लिया डिसीजन। 2 दिन तक आपने उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं दिया। क्यों? एक ऑफिस ऑर्डर निकालेंगे ना आप किसी काम के लिए। मैं 2 दिन के बाद जाता हूँ तो मुझे पता लगता है वो डिसीजन चेंज हो गया। अच्छा, क्यों चेंज हो गया? बिकॉज देयर इज अ डायनामिक्स व्हिच इज ऑलरेडी प्लेइंग समवेयर एल्स, बिकॉज सीईओ हैज टू लिसन टू द अदर्स टू। तो फिर वो दोबारा से कहानी वहां शुरू हो जाती है। तो वही डाउट होता है कि आर्मी में ऐसा नहीं था ना। आर्मी में तो एक बार आपने डिसीजन ले लिया, आपने अपना जीओसी के साथ बैठ के, उसके बाद तो सोचना ही नहीं है आपने। तो ये एंड डिसीजन मेकिंग इज मच फास्टर। मच फास्टर। कभी कभी मुझे लगता था कि जितना टाइम हम ऑनेस्टली शुरू में, नाउ तो आई नो द डायनामिक्स ऑफ वर्किंग इन कॉर्पोरेट, सो अब मुझे समझ में आता है, बट शुरू में लगता था यार ये जितना टाइम डिसीजन मेकिंग में यहाँ लग रहा है, इतने में तो मैं अपना प्लान बी प्लान सी बना के एग्जीक्यूट भी कर दूँ। यू नो बिकॉज आर्मी में तो ये होता था। बट सर इससे ज्यादा दैट मींस यू हैव टू लर्न टू बी पेशेंट इन कॉर्पोरेट। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज वेडिंग अबाउट। जो ये किताब है, दिस इज अबाउट दैट, कि आप कितना पेशेंटली लिसनिंग, कैसे आप दुनिया को सुनते हो और किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज ऑल वेडिंग ऑल अबाउट। सो दैट इज व्हाट द बुक इज ऑल्सो। एक पॉइंट जो मैं आपसे बाद में कहना चाह रहा था वो ये था, वो मेरा अपना चैलेंज था। और वो चैलेंज ये था कि मुझे हायर किया था एक बहुत वो भी मेरे मेंटर हैं कॉर्पोरेट में, डॉक्टर एस.जे. राज करके हैं। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सेल्स स्ट्रैटेजी एंड बहुत इंटेलिजेंट हैं वो। उनकी बैकग्राउंड आर्मी की थी। अब क्या था, आई केम विद अ लॉट ऑफ बैगेज फ्रॉम द आर्मी। मैंने वहाँ ये अचीव किया, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। और वो बैगेज जो था ना, वो एक्सपेक्टेशंस थी बहुत लोगों की कि कर्नल साहब आ रहे हैं तो अपने साथ ये लर्निंग्स और ये सब लेकर आएंगे। टू लिव विद दैट बैगेज itself was a huge, because मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था ना, आप वो कैसे बैगेज के साथ चल सकते हो। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए एक बड़ा मेजर चैलेंज था। बट देन 13 साल हो गए नाउ, तो आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन वर्क इन एनी काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट सर। Okay, so you are now acclimatized. thoroughly Well, thoroughly okay. Okay. Share some midnight chaos and that kind of thing that you handle. I heard about that, but I don't know much. in the corporate में कुछ handle किया sir, था? there's so many. अगर आप midnight chaos के बारे में बोलोगे तो there's so many. In fact, the book also has a lot of such incidents. चाहे वो data hack हो, चाहे evacuating people. yeah, so okay, fine, I'll tell you about that. Was one of the So that happened in COVID. I was actually sitting in my office. It was 18th of December, 18th of March. 18th of March 2020. तो कोविड उस टाइम पे भी शुरू ही हुआ था। तो इनफैक्ट ये अगर आप परमिट करो तो मैं आपको 2 मिनट में ना सर, मैं आपको वो आई विल रीड आउट दैट पैराग्राफ इटसेल्फ। I found that very interesting. I have gone through the book. I found that very interesting. I said this. Yeah, I must. so I will just read this out. So this says that March 18th, 2020. Remember that day? The world came to a standstill. Flights were halted. Streets were deserted and uncertainty prevailed everywhere. And that is what happened in COVID. Yes, exactly. Late that evening, my phone buzzed as I sat in my office thinking about how far I had come. क्योंकि तब तक मुझे 7 साल हो चुके थे. The CEO's message was short and to the point. उनका एक मैसेज आया मुझे CEO का. तो he said, we need to evacuate our global employees. हमारा कंपनी में we had a lot of people, you know, working globally because we are a multinational company. Correct. तो उस टाइम पे we had 87 people who were working all over the world, you know, who had gone from India to Different countries. yeah. Set up the task force, and the last word he said was now. I mean, that was the urgency.
No time to overthink. 87 employees spread across various countries needed to get back home and get back home fast. Borders were closing by the hour. Flights were disappearing from schedules. Rules changed overnight. Every decision counted. Then a whirlwind of activity took over. We mapped out routes, collaborated with embassies, secured flights, and arranged transportation, often all in under 1 hour. At the same minute, flights got cancelled, plans fell apart, and we had to piece them back together on the fly. Phone calls came at odd hours, but despite the chaos, one thing was clear: we could not afford to hesitate. And इसका outcome क्या हुआ? By the end of this exhausting week, every employee was safely home. 87 of them. Fantastic. Yeah. One message from an employee stood out, and he said, "I don't know how you pulled this off, but you got me home. Thank you." When you get something like this from an employee, This is the commendation from this is a employee. commendation by itself. Sir. So there have been so many such instances where I know your book is, that's why I said your book is very interesting, and actually this book is about lived experiences. Yes. इसमें theory नहीं है sir. Correct. I have not written an MBA book. It's all about lived experiences, mine and others. yes, and there's a lot to learn from them. Yeah, there's a lot to learn from them. नाम नमक और निशान, नाम नमक और निशान हम सब जब से फौज में गए तब से जानते हैं इस बात को। Right. तो ये तो फौज में था। हाउ डू यू ट्रांसलेट दिस टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड? सर नाम नमक निशान इस किताब का सोल है। और when I say soul means there are so many times we ask this question, why does a jawan follow you to death करेक्ट। in an operation? Similarly, in a corporate, एक एम्प्लॉय आप उसको जो मर्जी ऑब्जेक्टिव दिखा दीजिए, लेकिन वो लॉयल रखता है अपने आप को अपने मैनेजर के लिए। और आप अगर थोड़ा सा भी कॉर्पोरेट के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपको ये बात पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। एम्प्लॉयज डू नॉट लीव कंपनीज, दे लीव द मैनेजर, और दे स्टिक अराउंड इन अ कंपनी ओनली बिकॉज ऑफ देयर मैनेजर। तो ये कैसे बिल्ड होता है सर? ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? एक जवान जो जानता है कि इस ऑपरेशन के अंदर देयर ओनली 50% चांसेस ऑफ कमिंग बैक, दैट्स द बेस्ट, बट ही स्टिल गोज बिहाइंड दैट सेकंड लेफ्टिनेंट और अ कैप्टन मेजर। क्यों होता है सर? दिस इज बिकॉज ऑफ नाम नमक निशान। Just explain these three terms for So, those नाम not exposed to military. नाम को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो इट इज अबाउट क्रेडिबिलिटी। Correct. It's about credibility. As a leader, you have to build your credibility. And you build your credibility by learning, by respecting others, by being part of the team, by being part of the organization, and ensuring that जो आपके साथ हैं, they have trust and faith in you. So NAM basically builds credibility, and credibility is built by learning, faith, and trust of your own team. विश्वास, भरोसा। तो आपकी क्रेडिबिलिटी होगी तभी आपके पास कोई आएगा। नमक इज अबाउट लॉयल्टी। लॉयल्टी इज मोर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, बट क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव? अब ये चीज मैंने सीखी आर्मी से। जब हम बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया 0.4879 पे आज को रात 2 बजे तक, तो ये ऑब्जेक्टिव जो है इसकी क्लैरिटी, राइट, अगर ये आप अपनी टीम को देते हैं और ओपनली डिस्कस करते हैं, यू लिसन टू देम, राइट, एंड डू नॉट जस्ट थोपो योर प्लान्स ऑन देम, करेक्ट है ना, उनकी सुन के आप एक प्लान बनाते हैं, तो आप एक लॉयल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एंड यही चीज़ आप कॉर्पोरेट में करते हैं। देखिए सर, मैं जब कॉर्पोरेट में गया था, मेरे पास में आई एम नॉट अ टेकी, मैं कोई बीटेक तो था नहीं, और कंप्यूटर आईटी तो मैं था ही नहीं बिल्कुल भी। मैं तो वहाँ गया था एज एचआर पर्सन। तो एचआर भी जो मैंने वहाँ सीखा था आर्मी में, जो हम डील करते थे, बट मेरे बेसिक्स राइट थे। तो मैं जब कॉर्पोरेट में गया तो आई रियलाइज बहुत कुछ सीखना है, तो किससे सीखूं?
I started learning from these people, who were with 2 years experience, 3 years experience, जो मेरी टीम के लोग थे, young, 22 साल, 24 साल, 25 साल. For that you have to keep your mind open. You have to आपके keep your mind open. हाँ, तो मैंने जब वहां से सीखना शुरू किया, तो इनको फेथ हुआ, भरोसा हुआ, ट्रस्ट हुआ that he is part of them, and ये पूरे के पूरी चीज को अपनी सोच को हमारे पे थोपेगा नहीं, हाँ. Not bossing around and yeah, so वहां से वो लॉयल्टी बिल्डअप होनी शुरू हुई, और आज I can very proudly say 13 साल में मैंने अपनी टीम बिल्ड करी है, and now after 13 years I have asked them, please go look out for something more. अब मेरे से जो सीखना था हो गया, but 13 years my team of 10 people have stuck with me. It doesn't happen in the corporate. Normally, हाँ. ऐसा होता नहीं है कि आप 10 साल 13 साल तक आपके जो कोर 10 आदमी हैं वो आपके साथ रहें. It doesn't happen. So it's not about loyalty to me. I think it's loyalty to the organization. Correct. And the third is legacy. That is जिसको आप बोलते हैं निशान. Now legacy is my very strong faith that I have. और वो ये है, a leader may go tomorrow, but the leadership will remain. So how does the leadership remain? Leadership remain तभी होगी जब रुकेगी, रहेगी, जब आप सब मिलके एक सोच से काम करेंगे, और वो सोच को बिल्ड करना बहुत जरूरी है. सर, बेस्ट केस अंडरस्टैंड करने के लिए या बेस्ट एग्जांपल मैं आपको गांधी जी का दे सकता हूँ. बिल्कुल. ना तो कोई हुक्म देते थे वो, ना ही उन्होंने आपके सामने खड़े होके बोला कि मैं जैसा बोल रहा हूं तुम वैसा करो. ऐसा तो कुछ नहीं था. पूरा देश उनके साथ में अलाइंड था. आज हम उनको जो भी बोले, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट काइंड ऑफ अ थिंग. उन्होंने ठीक किया गलत किया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ रहा. वो हाइंडसाइट थिंकिंग है, वो अलग है. लेकिन आप ये सोचिए उन्होंने किस तरह की लॉयल्टी, किस तरह की लीडरशिप, जो निशान था, जो लेगेसी को बिल्ड किया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कंट्री गॉट अलाइंड टू द ऑब्जेक्टिव व्हिच ही वाज शोइंग, एंड दैट ऑब्जेक्टिव वाज, जो आपने स्वराज लेना है वो आप बिल्कुल नॉन वायलेंस से लेंगे. तो वो ऑब्जेक्टिव था ना उनका, और पूरा कंट्री जो था उनके साथ अलाइन हो गया. सो आई थिंक आप कहीं भी ले जाएं नाम नमक निशान को, नाम नमक निशान तो आपके साथ रहेगा ही, और वही इसकी जो है सोल है, इस किताब की सोल है. वो एक चीज जो अभी आपकी बात से जो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, आपने बोला कि जाकर के आपने यंगस्टर्स से 2 साल 3 साल के नौकरी वालों से आपने बहुत कुछ सीखा. राइट. तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू आज की तारीख में है, जेन जी. ओके. और जो यंगस्टर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, ठीक है, उनको आप कैसे जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस ढंग के काम कराने के लिए जो है आप प्रोत्साहित करेंगे, कैसे करेंगे इनको लीड, क्योंकि वो उनके तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और होने भी चाहिए ना, होने भी चाहिए सर. एंड बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, देयर इज अ फुल फ्लेज चैप्टर ऑन the generations, generation millenniums, Gen Z, and Gen Alpha is also coming in. Yes. And I have also touched 20 years from now when Gen Beta is likely to be in the corporates working. So there's a whole chapter in this, and that is the reason leading generations to thrive. So now I'm coming to that. Yeah, so leading generations to thrive. सर, बहुत बार सुना है हमने कि Gen Z is they feel themselves entitled. एक conflict रहती है. They are always conflicting with things. I'm sorry. It is not Gen Z's conflict. It's your and my conflict. We are creating the conflict. Exactly. I agree with you. We are the Gen X. Some of us are baby boomers. We still romanticize with who we were. Yes. Who we were. भगवत गीता भी आपको यही बोलती है सर, जो पास्ट था आपको सिर्फ वही याद है, आप उसी को रोते हो, उसी पे ही चलते हो, और वही आपके दुखों का कारण है ना. फ्यूचर तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं आपको बताया, उन्होंने भी आपको घूम फिर के तो आज पे लाए, बोला अर्जुन तू आज लड़ाई लड़, यू हैव टू फाइट टुडे. नाउ दैट इज द प्रॉब्लम. आई थिंक जेन जी follows Bhagavad Gita better than you and me, because they live for today without knowing what is there in that. Without knowing what is there in that. Yes, but the point is that see where the problem is. You cannot drive forward looking at the rear view mirror.
No, I know. That is So, right. so that legacy and that old thing, and the first thing that where we do the mistake, सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है कि हम पीछे देखते हुए हमारा टाइम बहुत अच्छा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था। भाई साहब, आज की जो नए मॉडल की गाड़ियां हैं, ठीक है, अब आप उसको जो है फिएट और एम्बेसडर से कंपेयर करने लगते हो, वो बहुत मजबूत थी। यस, देखिए, उसमें कील नहीं घुसती आपको थी। लेसन्स लर्न करने हैं, वो क्या बात पास्ट है। से आएंगे। बिल्कुल। Your lessons will come only from reflection, and reflection is within yourself in the past. So Correct. ये डिनाई मैं नहीं करता कि आपको पास्ट से कुछ नहीं मिलता, आपको पास्ट से लेसन्स मिलते हैं, आपको बिल्कुल। रिफ्लेक्शन मिलता है, लेकिन आप वो रिफ्लेक्शंस आपके लिए हैं, आप क्या उनको थोपना चाहोगे लोगों के ऊपर, वो आपकी सोच है, इसीलिए आप कन्फ्लिक्ट में आते हो। बिल्कुल। इसलिए आप तो एक्चुअली एक रिव्यू आया है किसी का, जो आई थिंक अमेजोन पे आया है या बार्न्स एंड नोबल्स पे आया है किताब पे, तो उसमें उसने यही लिखा है, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज दैट द ऑथर डज नॉट रोमांटिसाइज विद हिज जनरेशन, बिल्कुल। ही अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यू जनरेशन। एंड किताब में भी यही है कि ये प्रॉब्लम इनकी नहीं है, ये लोग, ये जनरेशन जो ग्रो कर रही है, ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में ही पैदा हुई है। बिल्कुल। ये ऐसी सिचुएशन में पैदा हुई है जहां इनके पास में बिफोर दे अटर अ वर्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये हमारी जनरेशन नहीं थी सर, जो हम वो इंडिया टू लाइब्रेरी में जाकर के खोज के लाइब्रेरी निकालते में थे। जाके हम किताबें पढ़ते थे। करेक्ट। इट द क्लिक ऑफ द बटन दे हैव एवरीथिंग, तो वो क्यों ना आपसे सवाल करे। इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, बल्कि मैं तो कहता हूँ इट्स अ गुड थिंग कि वो उसको सवाल कर रहे हैं, तो आप भी कुछ बोलेंगे तो उनके पास में आज वो जरिया है आपको क्रॉस चेक करने का। बिल्कुल। शायद हमारे पास में वो जरिया नहीं था, वो क्रॉस चेक करने का, तो हम मान जाते थे ठीक है यार ये सच ही बोल रहे होंगे, तो हम मान लिया। हमें से बहुत कम लोग इंक्विजिटिव होते थे, बट आज दीज पीपल आर वेरी इंक्विजिटिव एंड दे क्वेश्चन, एंड दैट इज राइट। सो आप उसका एक ही तरीका है जेन जी के साथ में या आगे जनरेशन के साथ में, कान, यू हैव टू लिसन टू दीज पीपल। यस। आप उनसे सुनिए, उनकी बात सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। यू मे नॉट लर्न देयर लैंग्वेज, क्योंकि उनकी जुबान और आपकी जुबान में बहुत फर्क है। हाँ, वो मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक लेडी वाज आस्किंग माय डॉटर सेज सो हाउ आर यू ब्रह, ब्रह, तो कहती है ये ब्रह क्या होता है, BRUH क्या होता है। तो मैंने भी बाद में गूगल किया, मैंने कहा ये होता क्या है ब्रह। आई रियलाइज ब्रह इज ब्रदर और फ्रेंड और समबडी। अब मैं नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि आपका मेरा रिलेशन, आप मुझसे सीनियर है, तो मैं आर्मी में आपको नहीं कह सकता सो सर हाउ आर यू ब्रह, आई कांट यूज दैट लैंग्वेज, दैट इज ऑल राइट। बट मैं इसकी वजह से उसको कंडेम करूं क्या? नहीं ना, नहीं। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। तो आज की जनरेशन ना, ये जेन जी चिढ़ती इस वजह से आपसे, क्योंकि आप उनको कंडेम करते हो। You have to give value to their suggestion, their knowledge, or their question. Absolutely, sir, because they are the ones who are going to take it to the future. You are not the one now who is going to take things to future. हाँ, आप अपने एक्सपीरियंसेस आप बात कर सकते हो, बट एक पंकज कपूर का कुछ सीरियल आ रहा था सर आजकल पीछे, आपने देखा होगा, वो फैमिली वाला एक सीरियल था, उनका नाम भूल जाता हूँ मैं। उसमें वो पंकज कपूर ने जिस तरह से अपने यंगस्टर्स जो अपने दोते पोते थे उनके साथ में उनको हैंडल किया, आई वाज लाइक टोटली मेस्मराइज्ड। आपको वैसा बनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं, देखना यू मस्ट सी दैट। बहुत ही अच्छा सीरीज है, वेब सीरीज है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे था या किसी पे था, वेरी गुड वेब सीरीज। उसमें यही समझाया उसने कि भाई आपने इस जनरेशन के साथ कैसे हैंडल करना है। सो आई थिंक दैट इज हाउ द होल थिंग अबाउट जेन ज़ी इज। तो इतनी ब्रिलियंट यंग टैलेंट को लेकर के उनसे जो है काम करवाना और कंपनी के एम को अचीव करना, टारगेट अचीव करना, ये वो आसान है या डिफ़िकल्ट है? मुझे एक्चुअली ये सोचने का ना वक्त ही कभी नहीं मिला सर कि आसान है कि डिफिकल्ट है। बस किया जाए। हाँ, नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैंने ये चीज़ रियलाइज कर ली थी। आई हैड एक्सेप्टेड दैट आई विल नेवर से दैट आई नो एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। इफ यू अग्री दैट यू डोंट नो एवरीथिंग, तो बहुत आसान हो जाता है खुद के लिए भी सीखना। सर 22, 23, 24 साल का लड़का या लड़की आज यूनिवर्सिटी से जब निकलते हैं, मेरे लिए रोबोटिक्स आज भी जो है वो नॉलेज ऑफ बॉट है या बॉट्स के आसपास है कि बॉट क्या करता है, तो वो AI समझ में आता है मुझे, जबकि मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन
23 साल 24 साल का लड़का जब रोबोटिक्स में एआई की बात आपके साथ कर रहा है और उसको प्रोडक्ट में डेवलप करके आपको दे रहा है, तो आप बोलेंगे कि वो बोलेगा? वो बोलेगा, आप Absolutely. सुनेंगे, you can अब वहां पे मैं 60 साल का हूं और मैं बोलूँ ना मैं 60 साल का हूं, मेरी विजडम नहीं है भाई, सीखो। वो कुछ बोल रहा है, लर्न फ्रॉम द चैट। तो मैंने ये चीज जब मैंने ज्वाइन किया था ना कॉर्पोरेट, मैंने ये तभी समझ लिया था कि बॉस, फौज पीछे रह गई, वहाँ की सिखलाई बहुत अच्छी है, उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, लेकिन यहाँ सीखूंगा। तो मेरे लिए ना ये आसान सा हो गया इन लोगों के साथ, सबके साथ काम करना। So you have written somewhere, engage without controlling, align without commanding. Yeah. This has Very come nice from my one. book. Yes, Yes. I have read it. That's why. So explain this. Although you have been explaining this Yeah. only till now, but explain this. So you see, how do you engage? मैंने आपसे शुरू में ही कहा सर, मैं आपके साथ एंगेज तभी कर पाऊंगा इस जनरेशन के साथ में, बिकॉज द एवरेज एज लाइक इन माई कंपनी इज अबाउट 25-26, 26-27 साल की एवरेज एज होगी। अब मैं इन लोगों के साथ मुझे काम करना है, जब तक एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ नहीं होगा तब तक मैं इनके साथ एंगेज ही नहीं कर पाऊंगा। राइट? द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड ऑनेस्टली वाज टू ड्रॉप माई रैंक। बिल्कुल। When I went, ठीक है, वहाँ मेरे को सीनियर जितने लोग हैं, चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो मेरे कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चाहे कोई भी है, वो मेरे को कर्नल साहब बुलाते हैं। वो अलग है, वो अलग जनरेशन है ना, तो वो ठीक है, मुझे कर्नल साहब बुलाते हैं। इवन कई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, वो भी मेरे को कर्नल साहब बुलाते हैं। दैट इज ऑल राइट, उनके साथ समझ में आती है, बट इनके लिए नो वे। रीजन इज वेरी सिंपल, आप जहाँ ये बैरियर ले आए तो आप एंगेज ही नहीं कर सकते। जनरेशन गैप हो जाएगा वहाँ पे। आप एक दीवार क्रिएट कर लोगे, एक ऑ क्रिएट कर लोगे अपने आसपास, एक ऑरा क्रिएट कर लोगे कि वो उस ऑरा को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं पेनिट्रेट कर पाए तो उनकी नॉलेज जो है वो आप ले नहीं सकते, और वो नॉलेज जो है आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। करेक्ट, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। करने के लिए यू हैव टू डेवलप दैट relationship of trust and faith with these people and engage at their level, right? और दूसरी चीज जो है, जो लोगों को लगता है कि आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट और आई एम अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, आई हैव अ डेजिग्नेशन, आई हैव अ रैंक। लीडरशिप डजंट कम फ्रॉम रैंक और डेजिग्नेशन, that authority, it doesn't come. We all know that. हमने आर्मी में भी देखा है सर कि एक जनरल साहब भी खड़ा होकर कभी कुछ बोलता है, और जो आवाज एक बैटरी कमांडर निकालता है या जो आवाज एक जीपीओ निकालता है, सर फायर गने कर, आप तो गनर हो, गने फायर किसके हुक्म पे करती हैं सर? एक जीपीओ के, जो लेफ्टिनेंट होता है ना। आके सीओ साहब बोल दें फायर, कोई गनर फायर नहीं करेगा। वो बेसिक से है ना। तो लीडरशिप जो है सर, इट डजंट कम फ्रॉम रैंक और दीस थिंग्स। सो जो एंगेजमेंट है और कंट्रोल है, ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ आप छोड़ दीजिए। कंट्रोल तो छोड़ ही दीजिए, आप लोगों के साथ एंगेज कीजिए, सुनिए एंड वर्क विद देम सर। Okay, leadership's burdens hit hard. Okay. Now, what is the heaviest one which you have faced? Would you like to say something? All right. So leadership doesn't come without a burden. And this everybody must understand. Correct. We have realized and we have seen while commanding our regiments कि आप वहाँ जो भी डिसीजन लेते थे वो इम्पैक्ट करता था lives of people. Absolutely. Lives of people. You are in the battle. आप किसी ऑपरेशन में हैं, वहाँ आपने जो डिसीजन लिया तो that also impacts the lives of people. SSB में भी आप जब सिलेक्शन करते हो तो आप बेसिकली उनकी OLQs जब आप देखते हो तो वो आप उनकी डिसीजन मेकिंग देखते हो, तो डिसीजन मेकिंग में भी आपको यही समझ में आता है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव, रैशनल, लॉजिकल डिसीजन ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कल जो ये डिसीजन लेगा वो लोगों की जिंदगियों को इम्पैक्ट करने वाला है।
बिल्कुल। तो ये एक बर्डन आप कैरी करते हो अपने शोल्डर के ऊपर, और आप कॉर्पोरेट में आते हो, आप वही बर्डन कैरी करते हो। आप लोगों की लाइव्स पे भी इम्पैक्ट करते हो, आप लोगों के करियर के साथ, आप लोगों के लाइवलीहुड के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस का बर्डन लेके चलते हो। जैसे मैंने आपसे पहले कहा सर, एक्सपेक्टेशंस इन द डिफेंस सर्विसेज, जो हमारी आर्मी में एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो फ़र्क होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन के साथ मर्ज कर जाती हैं। यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यू हैव इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस आल्सो टू टेक केयर ऑफ। ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन तो है ही, लेकिन हर एक आदमी कॉर्पोरेट में इंडिविजुअली भी ग्रो करना चाहता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हमने आर्मी एजुकेशन सर्टिफिकेट 2 करा है तो सब नहीं वही करना है ना, वहाँ तो ये सब नहीं करना है। अब यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लाउड के ऊपर एक सर्टिफिकेशन किसी ने करना है तो सभी करेंगे, या वो ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन है। हर एक आदमी की अपनी एक्सपेक्टेशन है। अगर एक आदमी को ग्रो करना है किसी स्किल के ऊपर, तो उसकी वो एक्सपेक्टेशन है, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी एक्सपेक्टेशन को ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन के साथ कैसे मैच कर रहे हो, तो वो एक बर्डन आपके ऊपर होता है। बिकॉज आपके पास में, जैसे मेरी कंपनी में इस वक्त 5,500 आदमी हैं, and 5,500 people, I work with them in the HR along with them. So there is a burden of expectation of 5,500 people on my shoulders. Now, that's not a small burden. ये छोटा बर्डन नहीं है ना सर, ये तो उनके पूरी जिंदगी का बर्डन। मतलब अगर मैं सोचूं तो मैं अपने कंधों पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस, सो यू कांट डू इट अलोन। आपको अपनी टीम तैयार करनी होती है, अपनी जो HR की टीम है वो तैयार होती है, उसके साथ में वो एक्सपेक्टेशंस जो है लोगों की समझती है। मेरी टीम का यही काम है कि आप मेरे साथ बैठिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है पहले मैं वो समझूं। मैं आपकी बेस लेवल के ऊपर एक्सपेक्टेशंस अगर मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा तो वो नाम नमक वाला निशान वाला जो बात है ना सर, वो कभी होगी नहीं। आपकी ना तो लॉयल्टी होगी, ना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ना ही आप मेरी क्रेडिबिलिटी होगी आपके साथ में, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ बोल के चला जाऊंगा, कल मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। सो फ्रॉम लाइव्स टू लाइवलीहुड टू पर्सनल एक्सपेक्टेशंस, these are all the burdens that leadership has to carry. Now I'm talking about this burden which is related to people, but then there are many more burdens but they all translate. वो सब ट्रांसलेट तो इसी पे ही करते हैं, लाइवलीहुड पे करते हैं। चाहे आप कंपनी के CEO हो या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, तो वो जो टारगेट्स हैं और वो भी आपके लिए बर्डन है, क्योंकि अगर वो अचीव नहीं करते हो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी ना। बिल्कुल। तो बट वो ट्रांसलेट कहाँ करते हैं, वो ट्रांसलेट सब आके एट द एंड ऑफ द डे लोगों के ऊपर करते हैं कि इन सब की लाइवलीहुड है। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ बर्डन वन हैज टू टेक। अगर लीडर बनना है तो सर वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं सर, वो जो uneasy lies the head that wears a crown. So it's not a crown, but definitely when you're a leader you have to take that burden on. कलनीत, जो लोग फौज छोड़ करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं, पूरी सर्विस करके या प्रीमेच्योरली जा रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? हाउ शुड दे टेक दिस एंड व्हाट इज द बेस्ट वे एक्चुअली टू सेटल डाउन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड? So the best way, your book is there, no doubt. The book basically talks a lot about that also. So never lose your spine, because your spine is your moral compass. It is about your value system. So there is no compromise on your value system. और फौज से बेटर वैल्यू सिस्टम आपको कोई नहीं सिखा सकता। आई मीन लेट्स एग्री ऑन दिस फैक्ट फर्स्ट। क्या आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी या फॉर दैट मैटर डिफेंस सर्विसेज से बेटर वैल्यू सिस्टम सिखा सकती है? कोई नहीं सिखा सकती सर। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, बट अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डिड इन द डिफेंस सर्विसेज इफ यू वांट टू रियली बी सक्सेसफुल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो अनलर्न करने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अनलर्न यही करना है कि आपको वो कंट्रोल छोड़ना है, अपना ये सोच छोड़ देनी है कि आई एम नाउ इन कमांड। यू आर नॉट इन कमांड, यू आर पार्ट ऑफ द टीम, यू आर पार्ट ऑफ द टीम। यस, द डिसीजन मेकिंग फाइनली मे रेस्ट विथ यू और रेस्ट विद यू, वो रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
एक लीडर का डिसीजन होता है ना, जो फाइनल कहीं होगा वो भी। डिसीजन एक लीडर का होगा। उस डिसीजन पे पहुंचना कैसे है, वो फौज important में फर्क है और यहाँ ये फर्क है। बिल्कुल। यहाँ डिस्कशंस हैं, यहाँ अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ नॉलेज है, यहाँ डेटा है, तो यहाँ एनालिसिस है, यहाँ बहुत कुछ है। तो आपको वो सब चीज़ें सुननी है, समझनी है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अनलर्न इज प्लीज लेट गो ऑफ दैट आइडिया ऑफ कमांड एंड आइडिया ऑफ कंट्रोलिंग. The third thing is please understand that you learned to be empathetic in the army, right? Correct. Please bring that in the corporate life too. यस। ये मत सोचिए कि एम्पैथी जो वहाँ हमने सीखी थी, जो हम जवान के साथ उसकी फैमिली के साथ एम्पैथेटिकली हम हर चीज़ को सोच के चलते थे, वो आपके लिए एक गोल्डन क्वालिटी है। और वो गोल्डन क्वालिटी बहुत लोगों में सिविल में नहीं, आई एम सॉरी बट देन दैट्स अ फैक्ट, दे डोंट हैव इट। हर एक आदमी तो सेल्फ सेंटर्ड होता है। हम वहाँ से लें, हमने सीखी है, उसको छोड़ना नहीं है। यू ब्रिंग योर एम्पैथी इनटू दिस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ योर हार्ट रिमेन्स एट द राइट प्लेस, अगर आपका दिल जो है आपकी राइट प्लेस पर है, आप राइट डिसीजन लोगे। यहाँ भी आप ह्यूमन बीइंग से ही तो डील कर रहे हो। घूम फिर के बात वही है ना, आप लाइवलीहुड एंड लाइफ से काम के को हैंडल कर रहे हो ना, इंसान समझो ना। तो वो बोलते हैं ना आजकल, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन व्हिच इज गोइंग ऑन कि वेयर इज द ह्यूमन गोइंग आउट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। आप ह्यूमन रिसोर्सेज में, एचआर में हर एक आदमी को एक रिसोर्स समझते हो, क्योंकि उसको रिसोर्स इसलिए समझा जाता है क्योंकि वो बिलिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। भाई मेरी $15,000 महीने की इस आदमी के साथ बिलिंग होती है, तो वो रिसोर्स हो गया मेरे लिए। मतलब आज ये नहीं है तो कल कोई और होगा, रिसोर्स है, मेरी $15,000 की बिलिंग है महीने की, है ना। तो एज एन एचआर पर्सन आपको यही समझना है, या आप लीडर बन के आइए, किसी भी उसमें रोल में आइए, प्लीज डू नॉट डिवोर्स द ह्यूमन फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स। ही रिमेन्स अ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये चीज़ आप जब बाकी नई जनरेशन्स के साथ काम करेंगे तो आप ये समझेंगे सर कि उनके पास में जवाबों की कमी नहीं होगी। और सवाल भी हैं। आपको सवाल तो है ही, वो जवाबों के लिए आपके पास नहीं आने वाले। वो जवाबों के लिए इतना डेटा आएगा उनके पास में कि उनको जवाब मिलेंगे। वो आपके पास आएंगे क्यों? वो आपके पास आएंगे अपनी इमोशंस को लेके। वो आएंगे जब उनको दिल में दर्द होगा, जब उनको आपके कंधे के ऊपर रख के सिर रोना होगा, या अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी होगी, जो एक ह्यूमन हार्ट ही कर सकता है। तो अगर आपने नई जनरेशन के साथ काम करना है, जेन ज़ी के साथ काम करना है, या बाकी किसी और जनरेशन जो आने वाली है, प्लीज़ स्टे ह्यूमन। एंड इस पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। मैं हर बार हर जगह यही कहता हूँ कि ह्यूमन चीज़ जो है अपने अंदर, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज यही चीज़ आपके लिए इसको बाय द वे एआई रिप्लेस नहीं कर सकता सर। बिल्कुल। आप हर चीज़ को रिप्लेस कर लोगे एआई से, लेकिन आपका जो ह्यूमन हार्ट है, जो एम्पैथी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ये सब चीज़ें हैं, वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। सो अगर, और ये हमारे लिए एक गोल्डन लर्निंग है फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज। सो अगर कोई ऑफिसर वहाँ से आते हैं तो वो अपनी इस चीज़ को ना छोड़ें, बल्कि यहाँ आके उसको प्रोपोगेट करें सर। वेरी गुड। आई थिंक मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सभी को आपकी किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने लिखी हैं, एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं। ये कोई प्रिंसिपल या कोई फंडा, कोई ऐसे चीज़ें नहीं लिखी हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। Right. These are all lived experiences. Lived sir. experience. They're all lived experiences. So, thank you very much. Thank you, for sir. being with me on this podcast, and Make Me Star Studio में आते रहिए, हम फर्दर कोई डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir. So nice of you. Thank you.